हाँ, ये देखिए आशियान आज बताते हैं आशियान क्या है। कल हमने आपको वो बताया था ना 10 देश पूरे आशियान के साथ, जो जहाँ मतलब प्रधानमंत्री इंडियन प्रधानमंत्री ब्रुनेई गए थे, वो आशियान के ही अंदर आता है। अच्छा, आशियान कब बना था? इसका पूरा नाम होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, मतलब एक संगठन है ये बना था 1967 में। ठीक है, 1967 में बना था और इसका जो हेड क्वार्टर है वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। और जकार्ता जो है वो जावा द्वीप में है। अभी दिखा देंगे फिर से मैप। जावा द्वीप में है जकार्ता। ठीक है, अभी एक कुछ साल पहले न्यूज़ भी आई थी कि जकार्ता जो है कोई क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, तो जकार्ता जो है वो सबमर्ज हो जाएगी, डूब जाएगी समुद्र में। तो उन्होंने अपनी राजधानी भी वहीं बोर्नियो द्वीप पे ले गए थे, जहाँ पे कल बताया था वो बोर्नियो द्वीप पे जो ब्रुनेई है उसी जगह है। इंडोनेशिया का भी वहाँ काफ़ी मेजर पार्ट है ना। अब ये 1967 में बना था जकार्ता, और इसका हेड क्वार्टर जकार्ता में है, इंडोनेशिया की राजधानी। अच्छा, ये क्यों बना था? क्योंकि पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी के लिए। पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी, अभी बता रहे हैं क्या होता है सोशल स्टेबिलिटी के लिए। पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी, और ये ये मतलब स्टेटमेंट बन के आते हैं पेपर में, देखिएगा। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, नाटो की तरह ये नहीं है। नाटो एक मिलिट्री संगठन है ना। और वार्सा पैक्ट जो कल बताया था वो एक मिलिट्री संगठन है, बार बार बता रहे हैं। मिलिट्री संगठन मतलब कि वो सिक्योरिटी पर्पस से था कि अगर नाटो के किसी एक देश के ऊपर हमला तो पूरे नाटो के ऊपर हमला, उसमें जितने भी देश हैं। ऐसे वार्सा पैक्ट था। बट ये क्या है? ये कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर मतलब एक देश से दूसरे देश की गवर्नमेंट ने समझौता करके बनाया है। पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी, और ये बनने का कारण क्या था कि मतलब जब इंग्लैंड, आपको पता ही है, इधर पूरा इंडिया में और इधर साउथ ईस्ट एशिया, इधर सब इंग्लैंड का राज था, है ना। तो इंग्लैंड जो है जब छोड़ के गया था उसके बाद ये बना था, क्योंकि उस समय वहाँ पर राजनीतिक संकट आने का कारण भी हो गया था, इतना डेवलप भी नहीं था क्योंकि वो छोड़ के गए थे। तो देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि आप देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कनेक्ट करो, बांग्लादेश में भी देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। शेख हसीना ने अपनी जैसे कुर्सी छोड़ी तो वहाँ पर क्या हुआ? कोई जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट अच्छे बहुमत से नहीं है, मेजॉरिटी में नहीं है, तो क्या हुआ? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हुई तो आपने देखा कैसे एक दूसरे को लोग मार रहे हैं। इवन वहाँ तो पुलिस थानों की सुरक्षा सेना कर रही है, पुलिस भी काम नहीं, कोई किसी की सुनने वाला नहीं। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हुई तो समाज में सब एक दूसरे के दुश्मन बने, तो सोशल स्टेबिलिटी भी नहीं हुई। ये लाइन समझ में आई होगी। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ये भी समझ गया होगा कि मतलब एक देश से दूसरे देश में बना होगा। आसियान में 10 नेशन थे जो आपको कल दिखाए थे, प्लस एक जो नया जुड़ा है तिमोर लिस्ते। इसको पूरा देखिएगा, पूरा बताएंगे 2023 तक। तिमोर लिस्ते जो नया जुड़ा है ना, वो 11 मेंबर। अच्छा, आसियान ने अपना काम करना शुरू किया था 1976 में। 1976 में इसने मतलब पहला समिट इसका हुआ था। समिट मतलब पहली जो है मीटिंग हुई थी गवर्नमेंट लेवल की, आपस में 10 देश में। और ये 1976 में हुई थी। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में हुई थी। ठीक है, ये आसियान के देश देख लीजिए, ये कल 10 आपको बताए थे ना, वही देश हैं ये देखिए 10 के 10 देख लीजिए। म्यांमार ये हैं, पहले तो हमने बताया था VLCT, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड 4 ये हो गए, 5 ये हो गए। ठीक है, मलेशिया 6 हो गया, इंडोनेशिया 7 हो गया, ये 8 हो गया, सिंगापुर 9 हो गया और 10वां फिलीपींस हो गया। हो गए 10 देश, और एक तिमोर लिस्ते। तो ये अब देखिए, अब बात करते हैं, ये तो आसियान के बारे में हो गया। अब इंडिया आसियान के रिलेशन के बारे में थोड़ा बात कर रहे हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये इंडिया आसियान रिलेशन। कब से चालू हुए? देखिए, बात 1991 की है। 1991 बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि 1991 में सरकार किसकी थी? PV नरसिम्हा राव की। उस समय हमने अपनी इकनॉमी को ओपन किया था, पहले क्लोज मतलब इकनॉमी, अब हम सभी देशों से व्यापार करना चाहते थे, तो हमने LPG जो है रिफॉर्म किया था। LPG मतलब लिबरलाइजेशन मतलब हम उदारवादी बने थे, मतलब हमने अपनी नीतियों को और सरल किया था। प्राइवेटाइजेशन, जो बिजनेस जो है गवर्नमेंट केवल इंडस्ट्री में हक था, उसमें प्राइवेट, जैसे ये मैकडी हो जो आप देखते हो बाहर, पिज्जा जो हट्स हैं। और ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि बाहर अब हम व्यापार करना चाहते थे। ठीक है, और 1991 का वही दिन था जब 25 दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन का
एक एक कहानी समझिएगा तभी याद होगा, नहीं तो याद नहीं होगा। सोवियत यूनियन का विघटन हो गया था, रशिया और पूर्वी यूरोप में और सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इसमें है ना, सोवियत यूनियन का विघटन हो गया था। तो हम क्या, अब चूंकि हम ग्लोबलाइजेशन है, हमें व्यापार भी करना है। हमारा मित्र सभी जानते हैं कि सोवियत यूनियन रशिया शुरू से रहा है, हर एक युद्ध में साथ दिया है। तो अब हमें व्यापार करना था, तो हम एक नीति लाए 1991 में, लुक ईस्ट पॉलिसी। क्या लाए? लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी लाए 1991 में, ठीक है। लुक ईस्ट पॉलिसी किसके कारण? पीवी नरसिम्हा राव, लेकिन ये सक्सेसफुल रही। लुक ईस्ट पॉलिसी में हमने जो आसियान के 10 देश हैं, क्योंकि ये इंडिया आसियान रिलेशन चल रहा, 10 देश हैं, इनके साथ हमने इकोनॉमिक रिलेशन है ना, और स्ट्रेटजिक रिलेशन बनाने की बात कही। स्ट्रेटजिक, देखिए स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप आजकल आप लोग खूब सुनते होंगे। पहले से स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप वो होती है जो म्यूचुअल इंटरेस्ट के जो कुछ विषय होते हैं। जैसे अब इंडिया आसियान के म्यूचुअल इंटरेस्ट के विषय क्या हो सकते हैं? आसियान में सिंगापुर भी है, तो सिंगापुर देखिए टेक्नोलॉजी में कितना आगे, इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ FDI भेजता है, तो और वो भी मैरी टाइम बाउंड्री इतनी लंबी शेयर करता है, हम भी। तो डिफेंस एडवांसमेंट, ग्रीन टेक्नोलॉजी है ना, ये सब जो है, ये सब म्यूचुअल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हैं। और ये आपका जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, इसमें सभी को करना है ना, क्योंकि म्यूचुअल इंटरेस्ट इसलिए है स्ट्रेटजी, क्योंकि पूरे ग्लोबल को प्रभावित कर रहे हैं। अगर ग्रीन एनर्जी नहीं जाओगे तो अर्थ को पूरा नहीं बचा पाओगे, अगर एक ही देश अगर तो सबको मिल के काम करना है। तो ये इकोनॉमिक रिलेशन हमने इनके साथ बनाया। अच्छा, यहाँ पे ये क्यों करना चाहता था? क्योंकि इंडिया जो है इस रीजन में, जो आपको हमने दिखाया था आसियान के रीजन में, यहाँ चाइना भी था। आसियान के रीजन में यहाँ चाइना भी था, और चाइना आप जान लो मैन्युफैक्चरिंग में कितना स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे इंडिया जो है अपना एक रीजनल पावर बनना चाहता था, और चाइना का यहाँ प्रभुत्व था, तो यहाँ पे चाइना का खूब ट्रेड होता था। तो ये आधी चीज़ सुन लीजिएगा 1-2 बार, है ना, लिखेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तो इसलिए इंडिया जो है आसियान के साथ रिलेशन रखना चाहते थे। अब कई कारण है, आप लिख सकते हो अगर लिखने को आ जाए, क्योंकि सोवियत यूनियन का विघटन हो गया था, तो हमें व्यापार का एक नया देश भी चाहिए था और एक्स्ट्रा चाहिए था। और हम लुक ईस्ट पॉलिसी भी लाए थे, ठीक है, और हमने LPG भी अपनाया था, और यही सब हुआ ही था। और फिर क्या हुआ, इसके अंदर हमने इकोनॉमिक और स्ट्रेटजिक रिलेशन बात की। इकोनॉमिक तो आप समझ ही गए होंगे, आर्थिक रिलेशन जो भी क्रियाकलाप है। स्ट्रेटजिक हमने बता दिया। फिर 1992 में जो है इंडिया जो है फॉर्मल लेवल का डायलॉग पार्टनर बना। एक एक चरण बता रहे हैं, डायलॉग पार्टनर बना 1992 में फॉर्मल लेवल का, ठीक है ना, फॉर्मल लेवल का। और 1996 में जो है इंडिया जो है फुल डायलॉग पार्टनर। अब डायलॉग पार्टनर क्या होता है? देखिए डायलॉग पार्टनर बता रहे हैं क्या होता है। डायलॉग पार्टनर क्या होता है? आसियान की मीटिंग चल रही है, बट इंडिया जो है डायलॉग के लिए बुलाया गया कि आप भी अपने विषय में आके कुछ संबोधित कर सकते हैं। तो एक तो फॉर्मल डायलॉग पार्टनर बन गया कि हाँ ठीक है, बुला लिया गया, यहाँ पे फुल मतलब हर एक मीटिंग में जाना होगा, ठीक है। और आप ये समझ लीजिए, और 2002 में जो है इंडिया, एक एक चरण समझिए, 1992 में फॉर्मल डायलॉग पार्टनर, 1996 में फुल डायलॉग पार्टनर, और 2002 में जो है समिट लेवल पार्टनर बन गया। समिट लेवल पार्टनर मतलब अब हम जो है इंडिया जो है आसियान के 10 सदस्यों के साथ मीटिंग करें, क्योंकि आसियान का भी एक हेडक्वार्टर है ना जकार्ता, और आसियान की जो चेयरमैनशिप होती है, ये भी आप समझ लो, चेयरमैनशिप जो होती है मतलब उसकी जो समिट जो कौन लीड करेगा वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से चलती है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जैसे यहाँ पे म्यांमार, थाईलैंड, जो भी पहले आएगा अल्फ़ाबेटिकली उसके अनुसार ही चलती है। तो 2002 में अब इंडिया जो है समिट भी करने लगा आसियान के साथ, ठीक है। और 2012 में क्या हुआ, 2012 में इंडिया ने जो है अपने रिलेशन जो है अपग्रेड करे। अभी हम बात कर रहे थे खाली हम इकोनॉमिक रिलेशन और स्ट्रेटजिक रिलेशन की, देखिए है ना। तो 2012 में इंडिया के, अब आप देखिए 2012 के इंडिया के 20 साल भी हो गए थे आसियान के जो है डायलॉग पार्टनर बने हुए। 1992 में डायलॉग पार्टनर बन गया था, तो 20 साल भी हो गए थे, है ना। तो इंडिया ने जो है एक कॉमरेटिव समिट रखी थी सेलिब्रेट करने के लिए इसको। आसियान के साथ इंडिया ने आसियान के साथ 2012 में एक कॉमरेटिव मतलब मैं समझता हूँ मनाना, कि हमने 20 साल के रिश्ते को मना रहे हैं, समिट रखी थी 2012 में, क्योंकि 20 साल हमारे रिलेशनशिप के हो गए थे। और यहीं पे जो है इंडिया ने अपने रिलेशन जो है और अपग्रेड करना चाहा, क्या कि हम अब स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप भी करेंगे। स्ट्रेटजिक पार्टनर हम समझ गए, आपको बता दिया है हमने, है ना, ये हुआ।
और डायलॉग पार्टनर। और ये जो मीटिंग रखवाई थी इंडिया ने, इंडिया आसियान कोऑपरेटिव समिट, ये न्यू दिल्ली में हुई थी। ये आता है बड़ी परीक्षा में कि कब 20 साल हुए थे, मीटिंग कहाँ हुई थी। ये ना सोचिएगा 2012 की बात है ये, है ना। डायलॉग रिलेशन बन गया। और देखिए ये भी आता है कि स्ट्रेटजिक रिलेशन जो है इंडिया के कब बने आसियान के साथ, तो आप समझ लिए 2012 में। ये भी एक प्रश्न है ये सब, है ना। तो अभी तक जो है 2012 तक, अब देखिए हम स्ट्रेटजिक रिलेशन भी आ गए। अभी तक हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी जो है बढ़िया चल रही थी, लुक ईस्ट पॉलिसी बढ़िया चल रही थी, पॉलिसी सही चल रही थी। अब देखिए दूसरा पेन भी बदल रहे हैं, 2014 अब धीरे धीरे आएगा। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, ठीक है, सरकार बदली, तो उन्होंने कहा कि लुक ईस्ट पॉलिसी को अब हम चेंज करते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। देखना नहीं है, करना भी है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या उन्होंने किया। ये लुक ईस्ट पॉलिसी में एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाए, साथ में जो है हमने अपने इनके साथ कल्चरल रिलेशन ही बढ़ाए। कल्चरल रिलेशन हमने कल आपको बताया था, देख लीजिएगा, हिंदुज़म और बौद्धिज़्म को प्रमोट करने की बात करी गई। अच्छा, जब हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो अब हम आसियान तक नहीं सीमित हैं। अब जो इंडो पैसिफिक रीजन में, जैसे ये भारत है, भारत के पूर्व में इधर जो भी पैसिफिक ओशन, ऑस्ट्रेलिया और ये यूएस है, पूरा इंडो पैसिफिक रीजन की अब हम बात करने लगे कि अब हम पूरा इंडो पैसिफिक रीजन के साथ जो है अपने रिश्ते रखेंगे। यहाँ पे कल्चरल रिलेशन की भी बात हुई, सिक्योरिटी की मेन बात हुई, सिक्योरिटी। क्यों सिक्योरिटी की क्यों बात हुई? क्योंकि तब तक आप 2014 तक आप लोग जान रहे होंगे कि चाइना का मतलब खूब प्रभुत्व बढ़ता चला गया। इधर आप देखो साउथ चाइना सी से लेकर इंडियन ओशन सी, वो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, 2 मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी कॉपरेशन की भी बात हुई 2014 में। ध्यान रखिएगा क्या क्या नरेंद्र मोदी में एक्ट ईस्ट पॉलिसी में क्या आया। कल्चरल रिलेशन, लुक ईस्ट पॉलिसी, सबसे मेन बात हमने आसियान को यहाँ से नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्ट करने की बात कही कि अब हम आसियान के साथ जो भी रिश्ते, हमारा ट्रेड वेड जो भी होगा वो नॉर्थ ईस्ट से होगा, क्योंकि इसके पीछे भी एक स्ट्रेटजिक रीज़न है, अभी हम बता रहे हैं, सुनते रहिए। अभी स्ट्रेटजिक रीज़न है नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में अभी आपने कुछ समय देखा होगा डोकलाम में जो है, ये डोकलाम में, ये डोकलाम, ये देखिए भूटान है, ये चाइना है, ये नेपाल है, यहीं पे है डोकलाम, डोकलाम प्लेटू मतलब होता है पठार, यहीं पे है डोकलाम प्लेटू, है ना, डोकलाम प्लेटू, जो कि भूटान के अंतर्गत आता है। ये देखिए ट्राई जंक्शन पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं, ट्राई जंक्शन पॉइंट। ये डोकलाम प्लेटू है और इसी में यहीं पे एक घाटी है, जो घाटी आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं चुंबी घाटी। प्रश्न आता है चुंबी घाटी विवाद, डोकलाम विवाद किसके बीच था? भारत मतलब भूटान और चाइना के बीच था, या भारत देखिएगा, लेकिन उसमें यहाँ पे भारत की मजबूरी है यहाँ पे अपनी सेना से रक्षा करना, क्योंकि भूटान की पूरी सीमा की रक्षा इंडियन सेना करती है, लेकिन यहाँ पे तो मजबूरी भी है। चुंबी घाटी क्यों मजबूरी है हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे है ये चिकन नेक, ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये इसको बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये जो है ये पूरा चिकन नेक इसको बोलते हैं। देखिए चिकन जैसा है ना इसका मुंह। ये चुंबी घाटी से इसकी जो दूरी है मात्र 13 से 15 किलोमीटर की है। अब देखिए यहाँ पूरा चाइना है, अगर चाइना ने ये रीजन ब्लॉक कर दिया, चिकन ब्लॉक मतलब ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर ब्लॉक कर दिया, तो ये नॉर्थ ईस्ट जो है पूरा कट जाएगा हमसे, नॉर्थ ईस्ट एकदम कट जाएगा। और चाइना का आप देखते ही हो, वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में अभी उसने जो है एशियन गेम्स जो हुए तो उसने वूशु खिलाड़ी, अरुणाचल प्रदेश के जो हमारे खिलाड़ी थे उनको इवन वीज़ा भी नहीं दिया था, है ना। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है मेरा हिस्सा है, तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा मानता है वो, क्योंकि तिब्बत पे तो उसी का अधिकार है। तो इसी चक्कर में उसने जो चाइना की जो आइडियोलॉजी बिल्कुल अपने यहाँ जो आप वो है ना, वो आप टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। CPIM कम्युनल बेस्ड है, मतलब सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी है। हमने तो जब से देखा है तब से यहाँ पे वही शी जिनपिंग की सरकार है, तो बड़ा मतलब चाइना से बच के रहने वाला है। तो आप समझ गए ना कि हमने नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी की बात क्यों करी। अब देखिए अगर ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर अगर कट गया, चाइना पे यहाँ पे अधिकार हुआ, तो सब चीज़ डिस्टर्ब हो जाएगी, पूरा नॉर्थ ईस्ट ही चला जाएगा। और मात्र 13 किलोमीटर इसकी दूरी है यहाँ से, तो यहाँ पे पूरा विकास भी इंडियन गवर्नमेंट कर रही है कि अगर कोई बात हो तो यहाँ से अपनी आर्टिलरी सब पहुँचा दें, ठीक है ना। ये आप समझे, कुछ समझ रहे होंगे कुछ की। और यहीं पे PM मोदी ने 2014 में 4C दिए, किसके लिए? आसियान के लिए 4C, जिनमें बात हुई कल्चर की, ठीक है, कल्चर की, और किसकी बात हुई 4C में? कॉमर्स की मतलब हम व्यापार बढ़ाएंगे। और किसकी बात हुई? कनेक्टिविटी हमने आपको बताया ना अभी, ये
चिकन नेक वाला, तो कनेक्टिविटी तो हमें रखनी ही थी। और दूसरी बात किसकी हुई, कैपेसिटी बिल्डिंग की। कैपेसिटी बिल्डिंग होती है क्षमता निर्माण करना, जैसे उनके कोई प्रोफेशनल है, वो हमारे यहाँ कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे आके कुछ सीख सकते हैं। ये इसकी बात हुई 2014 में, पीएम मोदी ने ये बात कही। और इसमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पीएम मोदी ने कहा कि हम अब अपने इकोनॉमिक कोऑपरेशन और बढ़ाएंगे, मतलब आर्थिक सहयोग जो है हम हर एक एरिया में बढ़ाएंगे। अब अभी आप देख भी रहे होंगे, है ना, कल्चरल टाइज हमारे हो गए इंडो पैसिफिक रीजन के साथ, है ना। अब इंडिया ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कहा कि पहले तो हम समिट लेवल के पार्टनर बने थे, तो आसियान का कोई ना कोई एक चेयरमैन होता था, तो इंडिया उसके साथ पार्टनरशिप करता था। अब यहाँ में कहा कि हम आसियान के कंट्री के साथ बायलैटरल रिलेशन भी रखेंगे। अभी आप कनेक्ट कर लोगे, देखना। ये सब नहीं जानोगे तो कभी न्यूज़ नहीं समझ पाओगे, पेपर लेना बेकार है। बायलैटरल रिलेशन भी रखेंगे और रीजनल कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। रीजनल कॉन्फ्रेंस जैसे आप देखते हो कि इंडिया आसियान समिट, वहाँ का एक रीजन का दक्षिण पूर्व एशिया का बना इंडिया समिट। और बायलैटरल डायलॉग क्या मतलब, द्विपक्षीय डायलॉग। देख रहे हो ना, अब नरेंद्र मोदी जी जो है अब ब्रुनोई भी जा रहे हैं, सब आसियान के तो सदस्य हैं, सिंगापुर भी जा रहे हैं, तो बायलैटरल रिलेशन की बात हुई। ये सब एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हो रहा है, किसी न किसी तहत होता है। आप लोग सोचते हो प्रधानमंत्री घूमते बहुत एकदम से चले गए, तो ये सब बात है। सिंगापुर डेवलप्ड है, ये सब करा जाता है। गवर्नमेंट चलाना आसान नहीं होता, है ना। अरुणाचल प्रदेश अदर, तो नॉर्थ ईस्ट से हमें कनेक्टिविटी भी हमें इसमें रखनी थी। और ट्रेड कल्चर जो भी हम इसमें देख रहे थे, सब नॉर्थ ईस्ट के साथ हमें देख रहे थे। और हमें पीपुल टू, और हम यहाँ पे हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी और बढ़ाने की बात कही। इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे जैसा भी हो, रोड, एयरपोर्ट, है ना, रोड, एयरपोर्ट, और आपका टेलीकम्युनिकेशन कुछ भी हो। और हमने यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात करी। कनेक्टिविटी जैसे पहला आप देखिए, आपको बता रहे हैं, जैसे कालादान देखिए, हम बात आ रहे हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर का अल्टरनेट। अभी गवर्नमेंट ने क्या देखा है, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, है ना, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। देखिए हम एक एक मैप में आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए। क्यों कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, जैसे देखिए ये कालादान, यहाँ पे ये जो है कालादान, ये नदी है म्यांमार में। यहाँ से देखिए, यहाँ ये कोलकाता का पोर्ट है, हुगली रिवर से हम यहाँ से लाएंगे सामान, है ना, अपना। तो यहाँ से हम ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी से सितवे पोर्ट पहुँचेंगे म्यांमार के। वहाँ से कालादान, ये नदी है म्यांमार की, कालादान नदी से हम म्यांमार के थ्रू मिज़ोरम के ऐज़वाल में पहुँच जाएंगे। और जहाँ मिज़ोरम में पहुँचे पूरा नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। अच्छा, ये क्योंकि अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर ये ब्लॉक हुआ तो अब हम नॉर्थ ईस्ट में यहाँ से पहुँचेंगे। तो ये एक स्ट्रेटजी है, ये कालादान मल्टी, हमने कहा ना स्ट्रेटजिक प्रोजेक्ट। तो ये देखिए आप, तो ये कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से अब ये एक तो ये है कि अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर भविष्य में ब्लॉक हुआ तो हमने एक अल्टरनेटिव रूट ढूंढा है। दूसरा, अगर हमें कोलकाता से कोई सामान नॉर्थ ईस्ट पहुंचाना है, तो आप ये देखो कहाँ, कोलकाता की ये हुगली रिवर, और ये पूरा यहाँ से घूम के भूटान के पास फिर जाता है यहाँ पे। और जबकि यहाँ से सीधे यहाँ आया, और मैरी टाइम रूट तो शिप ही है तो थोड़ा कम भी पड़ता है। और देखिए ये कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। और एक थाईलैंड है, देखिए एक है इंडिया, म्यांमार थाईलैंड रूट, ये भी देखिए चल रहा है। ये इंडिया में इम्फाल में मोरे है, मोरे को थाईलैंड के मायावेडी से जोड़ेगी, मोए शॉर्ट से, है ना। आप ऐसे याद कर लीजिए, इंडिया के इम्फाल को, मोए को, मतलब इम्फाल कहाँ है, मणिपुर में, तो उसको जो है कहाँ से जोड़ेगी, ये इम्फाल के थ्रू पहले मांडले आएगी म्यांमार के, है ना। यहाँ पे देखिए नायपीतू राजधानी है, फिर यंगून यहाँ पे है, ये यहाँ पे आएगा क्या, मायावडी, मायसोर थाईलैंड में। और इसको यहाँ आगे वियतनाम तक ले जाने की है संभावना, और ये यहाँ से अब दिल्ली लंबा। तो ये एक तरीके से क्या है, इंटरनेशनल, इसको हम क्या कह सकते हैं, ईस्ट वेस्ट, है ना। इंडिया टू वियतनाम तक अगर हम जा रहे हैं, देखिए ये वियतनाम है ना, ये इंडिया से ये वियतनाम, यहाँ से होते हुए अगर हम जाएंगे तो क्या बोलेंगे, ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर, ऐसे नाम निकलते हैं। और आ जाएगा तो समझ में नहीं आएगा पेपर को, ये कहाँ पे कॉरिडोर है, बिल्कुल साधारण सा चीज़ है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये हो गया ट्राइलेटरल हाईलेट, ये यही चीज़ है कि मतलब हमने एक ट्राइलेटरल
हाईवे की जो बात हमने ये आपको करी ना, ये यहाँ से इम्फाल से लेकर यहाँ तक हमने जो बात करी है ना। और यहीं पे जो है हमने सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात करी। अब सिक्योरिटी कोऑपरेशन में क्या हुआ, भारत ने बोला सिक्योरिटी कोऑपरेशन में कि इंडो पैसिफिक रीजन में, जो हमने आपको बताया भारत के पूर्व में अगर ये है तो ये पूरा इंडो पैसिफिक रीजन में हमारे लिए वो भी ज़रूरी, आसियान मतलब जो है बहुत ज़रूरी है, आसियान की शांति समृद्धि बहुत ज़रूरी है अगर इंडिया, क्योंकि 10 देश तो यही है। और इसमें भारत ने चाइना अब इंडो पैसिफिक में चाइना भी है ऊपर, लेकिन चाइना की जो है अलग से बात करी, इसमें सिक्योरिटी की अलग से बात करी, क्योंकि चाइना, देखिए चाइना हमेशा से, हम बार बार कह रहे हैं, चाइना भारत को घेरने की नीति पे बात करता है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, हम शायद मैप लाए, हाँ ये देखिए चाइना जो है एक चलाता है मतलब मोतियों की माला, रिंग ऑफ पर्ल, देखिए कैसे घेरता है, देखिए मतलब अगर सरकार है कायदे की तभी देखिए यहाँ पे, और बर्बाद भी कर देता है उसको, मतलब वो काम ही वही है। देखिए बांग्लादेश, यहाँ पे उसने एक बंदरगाह लिया, बांग्लादेश की क्या आज हालत है कोई भूला नहीं। श्रीलंका देखिए हम्बन टोटा क्या हालत है, और ये सब देखिए भारत को घेर रहा है चारों तरफ से, ठीक है। यहाँ देखिए मालदीव, अभी बताने की ज़रूरत ही नहीं, मतलब इंडिया बाइकआउट की नीति चला रहे थे मोहम्मद मोइजू, क्या हुआ यहाँ पे, मोदी से पंगा। भाई ये किसी भी देश को समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी के सेंटीमेंट वहाँ की जनता से जुड़े हैं। अगर आपने इनको कुछ कहा और 140 करोड़ की जनसंख्या अगर आपसे नाराज़ हो गई तो आपकी इकनॉमी क्या होगी, पूरा ये बर्बाद हो गए थे। क्या बस एक प्रधानमंत्री को वहाँ गए थे लक्षद्वीप, सब इनको माफ़ी मांगनी पड़ी, सब कुछ करना पड़ा। अब ये देखिए पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट लिए है। अब आप देख लो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इतना दोहन बलूचिस्तान में हो रहा है, इतना दोहन हो रहा है वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का कि, और सब कौन करेगा, सब चाइना के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसको भी ख़त्म करेगा चाइना जो है। बस वो कब तक यूज़ कर रहा है, जब तक यहाँ से इसका वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव चल रहा है, यहाँ तक वो पूरा यूरोप तक जा रहा है। ये देखिए हमने इसमें दिया भी है वन बेल्ट वन रोड। तो ये बलूचिस्तान में देखिए कितना विरोध हो रहा है, और बलूचिस्तान में वहीं पे काम चल रहा है पूरा चाइना का वन बेल्ट वन रोड। और बलूचिस्तान जो है ये पूरा POK ये के इसमें अंतर्गत आता है। और बलूचिस्तान में क्या है आप देख रहे हो ना, अगर बलूचिस्तान गया पाकिस्तान से तो कुछ भी नहीं बचेगा। और बलूचिस्तान जो है मेन, उसमें सारे रिसोर्सेज वहाँ पे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान की 44% लैंड शेयर करता है। एक तो अलग ही हो गया बांग्लादेश, बलूचिस्तान गया तो कुछ नहीं बचेगा, इजराइल बचेगा, बस आप समझ लो इतना ही। अच्छा एक चीज़ और देख लीजिएगा कि 2016 की समिट बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब 16वीं जो है आसियान समिट इंपॉर्टेंट है। आसियान समिट जो है इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन की बात करी गई थी, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन की इंडियन ओशियन में, ये पैसिफिक ओशियन में। आसियान ने अपनी एक रिपोर्ट, आउटलुक रिपोर्ट निकाली थी, आसियान आउटलुक। पूरा देखिएगा, इसको कोई भी प्रश्न कभी कुछ लिखना होगा पूरा आसियान से समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ बन जाएगी जियो पॉलिटिक्स में। इंडो पैसिफिक है ना, आसियान ने अपनी आउटलुक मतलब एक रिपोर्ट निकाली इंडो पैसिफिक ने, और भारत ने भी, इंडिया ने भी, ये नवंबर की बात है, जून नवंबर की 19 की, भारत ने इंडियन नवंबर 2019 में निकाली, किस नाम से, इंडो पैसिफिक है ना ओशियन इनिशिएटिव, ठीक है, IPOI, ठीक है। तो ये और ये तो इसमें कोऑर्डिनेशन की बात करी, क्योंकि दोनों का मकसद यही था कि इंडो पैसिफिक एशियन में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा भारत ने FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हमारा कोई भी टैरिफ इंपोर्ट नहीं लगता, वो गुड्स में आसियान के साथ प्रश्न आता है, गुड्स में आसियान के साथ कब साइन किया, 2009 में। और सर्विस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब साइन किया, 2014 में। और देख लीजिए, बस कुछ चीज़ हम और बता दे रहे हैं, ये याद रख लीजिएगा, ये जो 2016 की जो मीटिंग हुई थी ये कहाँ पे हुई थी, 2000 मीटिंग जो हुई थी ये बैंकॉक में हुई थी। बैंकॉक में PM मोदी ने जाके जो है अटेंड करी थी, है ना। 16वीं मीटिंग 2019 में। 7वीं मीटिंग जो हुई थी आसियान की, वो PM मोदी ने अटेंड करी थी, जाके आपकी वर्चुअली अटेंड करी थी, है ना। 7वीं मीटिंग 2020 में, क्योंकि उस समय कोरोना काल चल रहा था। वहाँ पे आप जाए, गलवान नदी में चाइना का जो है भारत के साथ जो हो गया था, उसमें लद्दाख का स्टैंड ऑफ रखा था PM मोदी ने। साउथ चाइना सी में जैसा चाइना का अग्रेशन बढ़ रहा था, हमने कनेक्टिविटी की इसमें बात करी थी 2020 वाले में, ठीक है, यही सब बात करी थी। और 2020 में देखिए गवर्नमेंट को तो पता ही चल जाता है, ये बहुत
इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, 2020 में RCEP साइन हुआ। RCEP मतलब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, मतलब ये भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 15 देशों के बीच, 15 देश मतलब 10 देश तो आसियान के हो गए और 5 देश और बिल्कुल साधारण है, देखिए याद करने के लिए। क्रिकेट देखते होगे, जैसे हम लोग की इंडिया पाकिस्तान से राइवलरी चलती है, वैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की चलती है। तो 2 देश ये हो गए, ठीक है। 2 देश बड़े और देखो, एक साउथ कोरिया हो गया और उसी के बगल में देखो चौथा कौन सा है, जापान। कोई दिक्कत हुई? 14 देश। 15वां अपना वही विस्तारवादी वाला, कौन? चाइना। चाइना समझ लो, चाइना की पूरी हमने हकीकत खोली है, जो चाइना की वो क्या है क्या, ये समझो आप, ठीक है, ये आप समझ गए। और अब भारत में जो है RCEP में साइन नहीं किया है, क्यों? क्योंकि इसमें जो टैरिफ लग रहा था, टैरिफ जो लग रहा था वो 2014 के हिसाब से लग रहा था, मतलब जो भी छूट मिल रही थी, और ये साइन हो रहा था 2020 में। और दूसरी बात इसलिए नहीं साइन करी क्योंकि यहाँ तक चाइना मैन्युफैक्चर में बहुत आगे है, तो वो हमारी मार्केट में सब डंप कर देता है ना। और दूसरी बात, हमारी डोमेस्टिक मार्केट पूरी बेकार हो जाती है। दूसरी बात, जो इंडिया लाया आत्मनिर्भर भारत, वो बेकार हो जाता है, ठीक है ना। और तीसरी बात जो है, हम जो आपका ये वोकल फॉर लोकल, ठीक है ना, ये सब बेकार होने लगता। अगर हम इतनी बड़े देश को फ्री में एग्री ट्रेड दे देते हो, फिर चाइना है इसमें, आप समझ रहे हो ना। इसलिए जो है भारत में इसने साइन करने से मना कर दिया। बस यही है आसियान, समझ में आया होगा। दैट्स इट।